हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा था कि अगर एक बॉडी के चारों ओर कई सारी बॉडीज़ प्रेजेंट हो तो उनके ऊपर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनसे इंडिपेंडेंट होता है। और उस कंडीशन में हम उस बॉडी के का क्या निकालते हैं, नेट फोर्स, क्योंकि हर बॉडी उसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके ऊपर नेट फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि सभी बॉडीज अपना अपना फोर्स क्या करेंगी, उसके ऊपर डालेंगी, तो उस कारण उसके ऊपर एक टोटल फोर्स जनरेट होगा। तो उस टोटल फोर्स को कैसे निकाला जाता है हम लोग ये सीखे थे पिछले वीडियो के अंदर, और उसी चीज़ को अब हम अप्लाई करेंगे थ्रू द क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए तो करना क्या है, बिल्कुल सिंपल काम है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग एक ले रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। लिख दे रहा हूं मैं पहले, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर यानी वर्टिसेस पे क्या रखे हैं, एम मास रखे गए हैं। यहाँ भी एम मास, यहाँ भी एम मास, यहाँ भी एम मास, यानी सभी कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, एम मास प्रेजेंट है। कितने कॉर्नर होंगे, 3, तो तीनों कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है, एम मास। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। कह रहा है कि इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, तो ये भी क्या होगा, एल होगा, ये भी एल होगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एक बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स बता दीजिए आप। ठीक है, लगने वाला नेट फोर्स बता दीजिए आप। किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ना है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को बता देना है, बारी बारी सब पे नहीं दिखाना है। क्यों आखिर इसने ऐसा बोला, क्योंकि अगर एक बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स हमको पता चल जाए तो बाकी सब पे भी क्या लगेगा, सेम। ठीक है, तो चलिए पकड़े हम लोग। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा तब। तो आपको पता है कि ये जो एम बॉडी है, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, पकड़ लो इसको। बिल्कुल, उससे पहले पकड़ने से पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है कि इसके सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 100 डिग्री के। चलिए अच्छी बात है, समय रहते याद आता है, 60 डिग्री। ठीक है ना, यानी सभी एंगल इसके इंटीरियर एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे, है ना। अब मैं इसे एक बॉडी को पकड़ लिया, है ना, तो इस एम मास की बॉडी पे यानी इस कॉर्नर पे मान लेता हूँ इसको ए, इसको मान लेता हूँ बी और इसको मान लेता हूँ सी। तो मैं ए कॉर्नर वाले पे जो बॉडी रखी गई है उस पे लगने वाले फोर्सेस को देखूंगा। तो इस एक कॉर्नर पे जो एम मास की बॉडी रखी है उसके ऊपर कौन कौन सी बॉडीज फोर्स लगा रही होंगी, सर एक तो बी कॉर्नर वाली बॉडी, हाँ या ना, और एक तो सी कॉर्नर वाली बॉडी। यानी इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, 2 लग रहे होंगे, हाँ या ना बोल सकते हैं। ठीक, तो लग रही होगी बिल्कुल। इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, और एक तो ये वाला, 2 साइड में फोर्सेस लग रहे हैं। क्लियर है ना। और इन दोनों फोर्सेस को अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। अगर मैं इसके बीच में निकालूं, ध्यान से समझो, मतलब इसके और इसके बीच में निकालूं तो क्या निकलेगा, सर F = होगा दोनों बॉडीज का मास, यानी इसका मास क्या है m, दूसरे का भी मास क्या है m अपॉन पूरे के नीचे बीच में दूरी कितनी है l, तो l का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, कैपिटल G, है ना। तो क्या आंसर आएगा, सर यहाँ पे आंसर आएगा G m × m क्या हो जाएगा, m² अपॉन l²। ये किसके किसके बीच में आप निकाले हो, A और B के बीच में, यानी इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में लगने वाला बल ये है। उसी तरीके से अगर मैं A और C के बीच में निकालूं, यानी ये FAC, तो वो क्या होगा, कैपिटल G, ये वाली बॉडी का मास m, दूसरी वाली बॉडी का मास m, पूरे के नीचे बीच की दूरी l, तो l का स्क्वायर, कैपिटल G ऐसे रहेगा, m × m क्या हो जाएगा, m² अपॉन l²। तो क्या हो गया ये FAC। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सभी चीज़ें तो सेम है ना। यहाँ पे LHS और RHS क्या है, सर
पहले फोर्स मतलब ए और बी में जो जितना फोर्स लग रहा है, जितना बल लग रहा है उतना ही ए और सी के बीच में लग रहा है ना। इसका मतलब RHS बराबर है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि FAB बराबर होगा FAC के। तो झूठ में इतना नॉमेनक्लेचर करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख दो F लग रहा है ना। इसका मतलब यहाँ भी कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F लग रहा है, तो इधर भी कितना लग रहा है F, यानी इस डायरेक्शन में भी F और इस डायरेक्शन में भी F। क्लियर है? यानी ये वाली बॉडी इस बॉडी को F फोर्स से खींच रही होगी, यानी ये वाली बॉडी इस बॉडी की ओर F फोर्स से अट्रैक्ट हो रही होगी, और ये वाली बॉडी इस बॉडी की ओर भी F फोर्स से अट्रैक्ट हो रही होगी। यानी अब दोनों ओर अट्रैक्ट हो रही है, दो लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो उसी दिन रात के लिए तो हम लोग क्या निकालते हैं, नेट फोर्स। जब भी एक बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट करने लगे तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स कैसे निकालोगे, बड़ा इजी है कि नहीं है। ये रखो पॉइंट मास, ये यहाँ पे पकड़ो, इधर लग रहा है F, इधर भी लग रहा है F, बीच में एंगल कितना 60 डिग्री। क्या निकाल लेंगे, आया ना, कल तो पढ़ा था। यस और नो। कैसे पता करते हैं हम लोग नेट फोर्स, यानी F नेट निकालूंगा मैं तो कैसे निकालूंगा बताओ। F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा सर अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। पढ़ा है? अब देखो A स्क्वायर मतलब A की वैल्यू कितनी है सर, A की वैल्यू F है, मतलब पहला फोर्स कितना है सर F है, इसका मतलब F का स्क्वायर। दूसरा फोर्स कितना है सर, वो भी F है, F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A की वैल्यू, यानी पहला फोर्स F, दूसरा फोर्स F कॉस थीटा। सर थीटा इस यहाँ पे कितना है, तो सर थीटा यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 60, इसका मतलब कॉस 60 डिग्री होगा, हाँ या ना। F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कल ही लिखवाया था, हाँ या ना। तो ये हो गया। यहाँ पे आओ आगे, तो देखो क्या मिल गया हमारे पास 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, दैट मीन्स क्या मिल गया, दैट मीन्स मिल गया हमको यहाँ पे 3F स्क्वायर, दिख रहा है 3F स्क्वायर। F स्क्वायर से F तो बाहर चला आएगा, लेकिन 3 बाहर नहीं आ पाएगा, यानी आंसर क्या आ गया अंडर रूट में 3F मिल गया। यानी नेट फोर्स क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट में 3F। क्लियर है, क्या हुआ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या हुआ, क्या है इतना आश्चर्य में आता। अंडर रूट में 3F स्क्वायर मतलब आंसर आ गया हमारे पास अंडर रूट क्या बोलते हैं अंडर रूट 3F, यानी हमारे पास नेट फोर्स जो मिला है वो क्या मिला है अंडर रूट में 3F मिल गया। अब एक बात समझिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, बीचों बीच ऐसे, यानी इस तरफ होगी। तो F नेट हमको क्या मिल गया अंडर रूट में 3F, यानी ध्यान से देखो ये इधर भी खींच रहा है और ये इधर भी खींच रहा है, तो ये किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, किधर की ओर आगे बढ़ेगा, इधर की ओर। समझ पा रहे हो, ये ट्राइंगल लॉ है, वेक्टर का ट्राइंगल लॉ यही कहता है कि उसका जो नेट होता है वो कहाँ से निकलता है, उसके बीच से। ठीक है, याद रखना। तो यानी यहाँ पे इस ओर जाएगा वो कितने फोर्स से, अंडर रूट 3F से। समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई एक बॉडी इधर खींच रही है, एक बॉडी इधर खींच रही है, तो किधर की ओर जाएगा भाई, बीच में जाएगा, ना ही इधर की ओर ना ही इधर की ओर, किधर की ओर जाएगा, बीच से। सिंपल बात है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब ऐसे ही हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, हम लोग एक स्क्वायर लेने जा रहे हैं। अभी तो हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के अंदर एक बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे थे, 2। अब हम लेंगे किसको, स्क्वायर को। आई होप समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। चलो अब हम लेते हैं स्क्वायर को। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर के कॉर्नर पे क्या रखेंगे, M मास को पुट करेंगे, ठीक है। और तब देखेंगे किसी एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, और इसके हर कॉर्नर पे क्या बैठा हुआ है सर, M मास का ऑब्जेक्ट। सबका मास क्या है, सेम है, कैपिटल ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ भी M, यहाँ भी M, यहाँ भी M, यहाँ भी M, हो गया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है भाई, स्क्वायर है अगर ये, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड्स क्या होती हैं, मतलब 4 साइड्स है, 4 साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। ये एक प्रकार का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, सब जगह सेम सेम होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, A। तो यहाँ भी क्या होगा, A, यहाँ भी A और यहाँ भी A। ये 9 नहीं है, A है, ठीक है, क्लियर। अब क्या रहा है, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ो और उसके ऊपर लगने वाले सभी प्रकार के बलों को बताओ, ठीक है। भाई जितने बल लग रहे हैं, कई प्रकार के नहीं लग रहे, एक ही प्रकार के लग रहे हैं, तो उन सभी बलों को जोड़ के हमको बता दो, क्लियर है।
मैं फिर से इसी कॉर्नर को पकड़ रहा हूँ और हमको पता है कि इनके एक भुजा से दूसरी भुजा के बीच में जो एंगल मिलेगा दैट मीन्स सीधा सीधा बोलो तो स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। सब 90 डिग्री सब 90 डिग्री के होंगे, ये बहुत ज़रूरी है या ना? यस और नो? अब मैं देखूंगा इस एम मास की बॉडी पे कौन कौन से बॉडीज फोर्स लगा रही हैं। तो सबसे पहली कौन सी फोर्स लगा रही है? सबसे पहले इसके बगल में जो बैठा हुआ मास होगा वो लगाएगा, फिर ये लगा रहा होगा, इस कॉर्नर पे बैठा हुआ मास वो भी लगाएगा, और यहाँ पे बैठा हुआ मास वो भी लगाएगा। यानी इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। ये है और ये है, हाँ या ना? यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि हम क्या करेंगे इसके ऊपर। देखो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इन दोनों का नेट निकालेंगे। 3 बॉडीज आ गई हैं, 2 से ज़्यादा है इस बार। तो पहले काम कैसे करना है इसको समझो। हम इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले इन दोनों बलों को सबसे पहले, मतलब इन दोनों के द्वारा जो लग रहा है बल, उसका नेट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसके बाद हम इन दोनों का लगा देंगे, मतलब इसके और इसके बीच में लगने वाले बल को लेके आ जाएंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। सिंपल काम करना है। यहाँ पे क्या करना है समझ पा रहे हैं? पहले इस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम देखेंगे कि ये और ये कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स इनका नेट निकालेंगे। उसके बाद फिर इसके और इसके बीच में लगने वाले बल को लेके आएंगे और उस एफ नेट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बस पता चल जाएगा हमको, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम इस पे ध्यान देते ही नहीं है, इस वाले को अभी छोड़ दीजिए, अभी इसको और इसको पकड़िए। तो मैं ध्यान से देखूँ तो भैया यहाँ पे बॉडीज सेम है, क्योंकि सॉरी बॉडीज कह रहा हूँ मैं, मास दोनों का जब यहाँ पे सेम है। कैसे सेम है सर? यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, उसी तरह यहाँ भी तो दोनों सेम ही है। तो जो कंडीशन यहाँ बन रही है वही कंडीशन वहाँ बन रही है। इक्विलैटरल के अंदर देखा आप लोगों ने, तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वही कंडीशन यहाँ भी बन रही है। डिस्टेंस भी सेम है, तो डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगी, सेम। अगर मान लो इधर क्या लग रही है, एफ लग रही है, तो इधर भी क्या लगेगी, एफ ही लगेगी, हाँ या ना? तो इसका मतलब मेरे पास कंडीशन कुछ ऐसी बन गई। ये एम मास की बॉडी है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रही है, और बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हम लोगों ने क्या देखा हुआ है? आंसर क्या होता है? आंसर कैसे ये होता है? हाँ गुड। एफ नेट जो निकलेगा यहाँ से क्या निकलेगा सर? वो निकलेगा a² प्लस b²। मतलब पहला वेक्टर या पहला फोर्स क्या है, f, तो f का स्क्वायर। दूसरा फोर्स यानी दूसरा भी f ही था, तो f का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2f²। और यहाँ से क्या हो जाएगा, f² बाहर हो जाएगा, दैट मीन्स क्या मिल गया, अंडर रूट में 2f। तो f नेट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो ये कहाँ से निकलेगा, बीच से। आज से ये सीख लीजिए, कहाँ से निकलेगा, बीच से। बीच से निकल गया, बीच से निकल गया, यानी f नेट हमारा क्या हो गया सर, ये हो गया अंडर रूट 2f। हो गया? अरे आना बोलेंगे, ठीक। तो ये पता चल गया कि इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में हमको एक फोर्स फील होगा इन दोनों के कारण, ठीक। अब मैं इसको पकड़ूंगा, किसको, इसको और इसको, क्योंकि भाई इस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर ये भी तो लगा रहा है फोर्स। तो अब ये कैसे, कितना लगा रहा है? तो हमको पता है कि सर यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। भाई हम फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, F = कैपिटल G m1 m2/r², यही करते हैं। कैपिटल G तो ऐसे ही रहेगा गुड़े, m1 का मतलब पहली बॉडी क्या है, m है। दूसरी बॉडी मतलब वो भी m है, पूरे के नीचे डिस्टेंस कितना है, तो सर डिस्टेंस तो निकाला ही नहीं है ना। तो अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। अब आपको पता है कि अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं तो मान लो ये कॉर्नर पे m है और इस कॉर्नर पे भी क्या है, m है। बाकी साइड्स क्या हैं, a है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करी है सर, ये डायगोनल है स्क्वायर की। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 2a। इनको निकालने आता है, अच्छी बात है, नहीं निकालने आता तो निकाल लेते हैं, निकाल लिया जाए, हाँ या ना। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो मैं इसको पकड़ूँ, चलो इसको क्यों पकड़े, हम यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, चाहे वहाँ पकड़ो चाहे यहाँ पे पकड़ो। मिल गया हमको क्या चाहिए, यही चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि क्या फॉलो हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। हमें ये पता है कि ये a है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक a है ना। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी हाइट हमको पता है क्या है, a है। तो ये पता है, तो ये नहीं पता है, इसी को निकालेंगे। 90 के सामने वाली जो साइड होती है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये क्या है हमारा, बेस है,
और ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, किसके थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था भैया, पाइथागोरस थ्योरम क्या था सर, वो था एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच क्या है सर, वही निकालने के लिए तो आए हैं, तो एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए है तो ए का स्क्वायर, बेस क्या है ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2a स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है एच स्क्वायर का, और एच स्क्वायर हटा देगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एच इज इक्वल टू अंडर रूट में 2a स्क्वायर, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट में 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से इसकी कड़ी खत्म, तो ये तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया अंडर रूट 2a। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी अंडर रूट 2a। ठीक है, अंडर रूट 2a। कैसे आया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे r की जगह पे क्या पुट करना है, अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a और उस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल G m इंटू एम का मतलब m स्क्वायर हो गया अपॉन पूरे के नीचे अंडर रूट 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2a स्क्वायर। ठीक है, एक थोड़ा सा और फील लीजिएगा, समझे क्या फील लीजिएगा। अगर मैं इसके और इसके बीच में निकालता, इसके और इसके, तो क्या आता है f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता। अब देखना क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल G m1 मतलब m ही है, m2 क्या है m ही है, r मतलब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है a, तो इसका स्क्वायर, ये क्या है इनके बीच में लगने वाला बल, सेम टू सेम ये भी आएगा, तो इसलिए मैंने इसको भी f मान लिया, इसको भी f मान लिया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो यार, इसको f माना, इसको भी f माना, क्योंकि दोनों सिमिलर थे, लेकिन क्या ये सेम है, नहीं है, तो इसको f तो नहीं मान सकता, तो इसको क्या मान लो सर, इसको f डैश मान लेता हूँ, हाँ f डैश मान लो, इसको क्या मान लो f डैश, थोड़ा अलग कर सकते हो हाँ या ना, यानी ये क्या निकाल के लेके आए f डैश। और अगर f डैश को थोड़ा सा और विजुलाइज करो तो यहाँ से मैं 2 को हटा दूँ बाहर, तो क्या बन गया g m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और ये क्या है सर, ये तो ये क्या है, देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं किया मैंने, सॉरी, f इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही तो आया है, और ये क्या है, ये तो f है ना, यानी ये जो लिखा गया है वो क्या है f है, हाँ या ना। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f डैश इज इक्वल टू हाफ f, या डायरेक्ट लिख सकता हूँ f/2, यानी f डैश इज इक्वल टू क्या हो गया f/2। समझ में आया, यस सर नो, रेहाना बोलिए, क्लियर है। तो एक फोर्स तो ये लग रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, आया ना, इस डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में ध्यान से देखो, सेम डायरेक्शन में एफ नेट लग रहा है, यानी 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक एफ डैश लग रही हैं और एक एफ नेट लग रही हैं। एफ नेट किस क्यों लग रही है, क्योंकि ये दोनों बॉडीज लगा रही हैं, और ये एफ डैश क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बॉडी लगा रही है। 2 फोर्सेस लग रही हैं, किस डायरेक्शन में लग रही हैं, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में लग रही है तो उन दोनों को बस क्या कर दो, जोड़ दो। भाई इस बॉडी के ऊपर अब कितनी फोर्सेस लग रही हैं, पूरे को सिमराइज करूं तो इसके ऊपर एक तो एफ डैश लग रहा है, हाँ या ना, और दूसरा एफ नेट लग रहा है, हाँ या ना। ये एफ नेट किसका है सर, इस और इसके कारण, मतलब इसके और इसके कारण, और ये एफ डैश किसके कारण है, इस बॉडी के कारण, समझ पा रहे हो। और दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में अगर मैं टोटल फोर्स निकालूं या टोटल नेट फोर्स निकाल दूं, यानी एग्जैक्ट, अभी तो मैंने इन दोनों के कारण नेट लिखा है, अब मैं एग्जैक्ट वाला फोर्स निकालूंगा तो वो कितना होगा, दोनों का सम होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में यदि फोर्सेस है तब उनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है 0, एंगल क्या बन रहा है 0। तो अगर मैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाऊंगा तो आंसर क्या बनेगा हमारा, cos थीटा की वैल्यू मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या आएगा, इतना बोलूँगा उससे पहले मैं कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ लिए होंगे, यहाँ तक समझ लिए होंगे। इसको मिटा दूँ, ये वाहियात चीज़ें हैं, बिल्कुल नहीं, यहीं से तो आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट हुआ होगा, है ना। हाँ, तो इसको वाहियात मत करिएगा, इसको मैं सबसे पहले घेर देता हूँ ताकि ये पता रहे कि ये चीज़ें अलग हैं, ठीक है, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, हमें अब इसका निकालना है, इसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे ये m मास की बॉडी है, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है एफ नेट, थोड़ा नीचे, ये m मास की बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ नेट और दूसरा लग रहा है
एफ डैश। लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? थीटा क्या है इनका? 0 है। थीटा 0 है तो रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो वो क्या होगा सर? वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना? a का मतलब सर एक फोर्स क्या है मेरी? एफ डैश है, तो इसका मतलब एफ डैश का स्क्वायर प्लस b मतलब दूसरी वाली फोर्स एफ नेट है, तो एफ नेट का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab यानी 2 इंटू एफ डैश इंटू एफ नेट हो गया, इंटू कॉस 0 हो गया, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ नेट का स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस 2 एफ डैश इंटू एफ नेट हो गया। ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एफ डैश प्लस एफ नेट का होल स्क्वायर, है ना? हम चाहते तो एफ डैश की वैल्यू रख देते, एफ नेट की वैल्यू रख देते तो आराम से आ गया होता है ना? लेकिन कोई बात नहीं। अब हम स्क्वायर से देख रहे हैं कि कड़ी क्या हो जाएगी? खत्म। तो बाहर क्या आ जाएगा मेरे पास? सर वो आ जाएगा एफ डैश प्लस एफ नेट। देखिए आया वही ना, कि बस इसको सीधे सीधे क्या कर देना चाहिए था? जोड़ देना चाहिए था। तो अब एफ डैश की वैल्यू रखिए। एफ डैश की वैल्यू कितनी है? अभी जस्ट निकाला गया, f/2 क्या है? f/2 प्लस एफ नेट की वैल्यू कितनी आई है? √2f आया है। यहाँ से एफ कॉमन देख सकते हैं, दे सकते हैं, तो एफ कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1/2 प्लस √2। यहाँ पे तो नहीं है, ले सकते हैं हम लोग, है ना? क्योंकि इसके नीचे जगह फिर नहीं बचेगी। चलिए अब स्क्वायर को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है? उसको लेके आ गया मैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स। वो क्या होगा मेरे पास? वो होगा मेरे पास क्या होगा सर? एफ बाहर कर दिया तो अंदर बचा हाफ प्लस √2। क्या हो गया? हाफ 2 √2 यानी 1 प्लस 2 √2 हो गया। 1 पूरे के नीचे 2। एफ का मतलब क्या है? एफ की वैल्यू भी चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। एफ की वैल्यू हमारे पास g(m²/r²) 1 प्लस 2 √2/2। और ये हमारा क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स, यानी टोटल जो उस बॉडी के ऊपर लग रहा होगा, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है m मास का, जो स्क्वायर के फॉर्मेट में था, उसके ऊपर टोटल फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा? g(m²/r²) 1 प्लस 2 √2/2। और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, डायगोनल डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? डायगोनल डायरेक्शन में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। कर लेंगे अभी, यस और नो? चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसे, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर वही क्वेश्चन डाल रहे हो क्या? नहीं नहीं, वही क्वेश्चन ही है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तरीका नहीं चेंज कर रहा हूँ, भूल के भी मत सोचिएगा कि दूसरे तरीके से लगाने जा रहा हूँ। अरे मैं क्वेश्चन ही चेंज कर दूंगा। देखिए यहाँ भी एम मास है, यहाँ भी एम मास है, और यहाँ भी एम मास है। और ये कहा क्वेश्चन ने कि इस बार मैं सेंटर ऑफ मास पे भी एक पार्टिकल को मूव कर रहा हूँ जिसका कैपिटल एम मास है। ये सब स्मॉल एम वाले हैं, ये बात ध्यान दीजिए। ये सब कैसे हैं? स्मॉल एम वाले, और ये क्या है? कैपिटल एम वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ इस कैपिटल एम वाले मास जो सेंटर में रखा गया है, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, अगर इन सभी कॉर्नर से इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है? x है। कितनी है? x है। यानी यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। ये इस मास से इस मास के बीच में, यानी m से m के बीच में जो दूरी है कितनी है? स्मॉल x है। ऐसे ही यहाँ भी क्या है? कितना है? स्मॉल x है। स्मॉल नहीं पकड़ते हैं हम लोग, कैपिटल पकड़ते हैं। स्मॉल x में आप कंफ्यूज रहेंगे, ये कैपिटल, ये कैपिटल। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला कि इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बॉडी इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए कि एंगल कितना क्रिएशन है। तो एंगल की कहानी भी पकड़ लो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करो। ठीक है सर, हमको पता था पहले 60 डिग्री होता है, लेकिन अब ये लाइन गुजरी है तो ये क्या कर दी होगी, 30-30 में डिवाइड कर दी होगी। यहाँ भी 30-30 और यहाँ भी क्या हो गया होगा 30-30, है ना। अच्छा ध्यान से अगर समझो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझे, हाँ ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो एम मास की बॉडी यहाँ पे, एम मास की बॉडी यहाँ पे, और ये रहा मेरा कैपिटल एम। थोड़ा सा लेके आऊँ मैं इसको, यहाँ पे कैपिटल एम, यहाँ पे स्मॉल एम, यहाँ पे भी स्मॉल एम, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, ये स्मॉल एम है, ये एम मास की बॉडी इधर की ओर फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, ये वाली इस कॉर्नर पे, और ये वाली ये भी क्या कर रही होगी इस डायरेक्शन में। चलो ए बी सी ले लो ना, नहीं तो के बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये ए, ये बी हो गया, और ये ऊपर वाला सी है, इसको मत सी बोल देना, ये तो बीच में है ना। ठीक है, तो ए कॉर्नर पे जो एम मास की बॉडी होगी वो इस डायरेक्शन में खींच रही होगी, बी कॉर्नर पे जो बॉडी है वो इसको इस डायरेक्शन में खींच रही होगी। अच्छा थोड़ा ध्यान देना, ये ट्रायंगल बन रहा है बिल्कुल। यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा 120 डिग्री। कैसे? क्योंकि ट्रायंगल ने पहले ही बोला है कि अगर इंटीरियर कोण 180 नहीं रखोगे तो हम आएंगे ही नहीं, यानी हमको बनना ही नहीं है तब। ठीक है, बनेंगे तभी जब तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, तो 100% यहाँ पे क्या होगा 120। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं फोर्स के बारे में। इस एम मास के ऊपर ये ए कॉर्नर वाला मास कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा सर? वो कर रहा होगा एफ, केवल एफ ए लिखते हैं हम लोग, फिर एफ बी, फिर एफ सी। ठीक है, तो एफ ए कितना कर रहा होगा सर? वो होगा एम कैपिटल एम, क्योंकि M1 M2 अपन आर स्क्वायर होता है और बगल में जी। तो हमारा M1 क्या है, ये है, M2 क्या है, ये है, और आर स्क्वायर बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये वो कितनी है x, तो यानी x का स्क्वायर। ऐसे एफ बी निकाल लो, एफ बी कितना होगा कैपिटल जी, फिर से स्मॉल एम, क्योंकि ये वाला जो बी वाला ऑब्जेक्ट है, सॉरी बी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका भी मास कितना है स्मॉल एम, और किस पे लग रहा है कैपिटल एम पे, पूरे नीचे कितनी दूरी x, तो x का स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए तो एफ ए और एफ बी बराबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ए बराबर एफ बी, डायरेक्ट लिख दो एफ, यानी इधर भी एफ फोर्स लग रहा है और इधर भी एफ फोर्स। क्लियर है? तो अब मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूँ, हाँ या नहीं? निकाल सकता हूँ। कितना होगा √2f, अभी जस्ट निकाला गया है कुछ देर पहले। सर एक बार चेक तो कर लो, ऐसे कैसे? अभी हम इस पे देख रहे हैं, इन दोनों का देख रहे हैं, अभी उसको अभी हम भूल गए हैं। ठीक है, ठीक। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे, हमको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है, रिजल्टेंट फोर्स निकलता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। a मतलब पहला फोर्स वो था f, तो f का स्क्वायर, दूसरा फोर्स f वो भी उसका स्क्वायर, प्लस 2a मतलब f, b मतलब f, और cos थीटा, थीटा मतलब दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना 120। ठीक है ना, 120। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर 120 का तो एंगल बताया नहीं आप, है ना, cos 120 की वैल्यू कहाँ आप बताएं, नहीं बताया ना, ये गलती हो गई हमसे। ठीक है, चलिए इसको सुधार कर लेंगे। अभी f का स्क्वायर मतलब 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, और यहाँ पे cos 120, मसला फंस गया 120 पे, है ना। तो cos 120 की भी वैल्यू लिखवा देते हैं भाई, हमको लग रहा है 360 तक आपको बाकायदे लिखवा देना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ही नहीं हो। चलिए लिखवा ही देते हैं। cos 0 का मतलब 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, है ना, cos 90 की वैल्यू फिर क्या आ गई 0। cos 120 इसके बाद आता है, अगला एंगल क्या आता है cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, -1/2, -1/2, ध्यान देते जाएंगे। अब उल्टा चलेगा माइनस में लेके, बस और कुछ नहीं होने वाला है। फिर cos 120 के बाद फिर हमारे पास आता है cos 150, cos 150 आता है कि cos 135 आता है, cos 135 आता है, कौन आएगा cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री मतलब -1/√2, मैंने क्या ना उल्टा चलेगा 1/2 माइनस, फिर -1/√2। अगली बार क्या ले लूँगा मैं cos, क्या लूँगा बताइए 150 यानी 150, और इसकी वैल्यू कितनी होगी
तो माइनस √3/2 दिख रहा है ना। इसके बाद क्या आएगा cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, देखो -1 है ना। फिर इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद स्टार्ट कर लो cos 210, पूरा कर लेते हैं क्लियर, 360 तक तो 360 तक 210 बहुत टफ नहीं है, समझ पा रहे हो। अभी फिलहाल में आपको टफ लग रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है। आप भले ही कई लोग यहाँ पे महानुभावी लोग बैठे होंगे जो पीएचडी करके आएंगे कैलिफोर्निया से, और वो हमको बताएंगे कि आप झूठ में लिखवा रहे हैं, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता है ना। लेकिन फिलहाल के लिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो अभी कर लो, बाकी आपको बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आगे जाके सिखा दिया जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहीं पे पूरा लेक्चर रोक के पहले बेसिक मैथमेटिक्स नहीं सिखाऊंगा, है ना, तो फिर कुछ लोग आके हमको क्या सिखाएंगे, कौन से यूनिवर्सिटी वाले, ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज वाले, वो लोग हमको क्या कहेंगे कि पहले बेसिक मैथ में पढ़ा लिए होते तब स्टार्ट किए होते, कौन सा भागे जा रहा था। तो सही है आप, लेकिन पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते तो फिर भी रटना ही पड़ता, समझ पा रहे हैं। अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो मज़ा तो आएगा कम से कम, कि नहीं आ रहा है ना। अब फंस गए तो मजबूरी है याद करना, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग cos 210 डिग्री की वैल्यू। cos 210 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितना आएगा मेरे पास, बताइए, -√3/2, फिर रिपीट हो गया, कितना आ गया -√3/2, रिपीट होगा, यही तो समझा रहा हूँ मैं, समझ पा रहे हो। अभी ऑब्जर्वेशन मिलेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा ऐसे, अभी ऑब्जर्वेशन इतनी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं 310 तक पहले आपको लिखवा दूँ, 360 तक सॉरी। फिर उसके बाद किसकी वैल्यू लूँगा मैं, 225 की वैल्यू लूँगा, कितना आएगा बता दीजिए, फटाफट बताइए। -1/√2, 210 फिर 225। कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे सर्कल में, देख रहे हैं, ये लोग तीनों यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं बारी बारी। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले वाले में। 225 के बाद किस एंगल पे जाएंगे हम लोग, बताइए फटाफट बताइए। 250 पे जाएंगे, 245 पे, फटाफट बताएंगे, फटाफट 245 पे जाएंगे, आनी मानी दोस्त देख लीजिएगा। 245 पे कैसे जाएंगे भाई, हमारा जब भी एंगल बनेगा तो यहाँ पे ध्यान देंगे 180 को लेके, हमें 180 में क्या जोड़ना है, 180 में पहले 30 जोड़ा, ध्यान देना, 180 में क्या जोड़ा 30, 210। भाई देखो यहाँ से पकड़ो, पहले 30 जोड़ना है, फिर 45 जोड़ना है, फिर 60 जोड़ना है, फिर 90 जोड़ना है, ठीक है। फिर 90 आ गया, फिर 90 में फिर क्या किया मैंने, 30 जोड़ा, फिर 90 में ही हमने क्या जोड़ा 45 जोड़ा, फिर 90 में ही हमने 60 जोड़ा, फिर 90 में 90 जोड़ दिया, 180 पहुँच गए। अब 180 में फिर 30 जोड़ रहा हूँ, 210, फिर 180 में कितना जोड़ूंगा 45, तो कितना आ गया 225, आया ना। अब 180 में कितना ऐड करूंगा 60, तो कितना आएगा 240, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नो 240, और 240 मतलब कितना हो गया -1/2, आ गया कि नहीं आ गया। अब अगली बार 240 हो गया, फिर क्या ऐड करो 180 में डायरेक्ट जोड़ दो 90, तो इसका मतलब 270, और 270 की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी 0, 270 की वैल्यू क्या हो गई 0, हो गए कि नहीं हो गए, हाँ या ना। अब इसके आगे फिर बताया जाए, अब इसके आगे जो ही मैं बताऊंगा फिर से रिपीट होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब 270 में फिर 30 जोड़ो 300, हाँ या ना, फिर कितना जोड़ो 45 जोड़ो 315, फिर 60 जोड़ो कितना हो गया 330, और उसके बाद फिर 90 जोड़ दो, समझ पा रहे हैं, तो रिपीट हो जाएगा। अब इतना बहुत है आपके जीवन काल के लिए, है ना। अब आप कहेंगे सर 360 तक आप बताने के लिए बोल रहे थे, बोर्ड भर गया इसीलिए, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं, आगे का कहानी आप खुद कर लेंगे। तो अब आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर नजर आ रही हैं, जैसे cos 120 की जो वैल्यू है सेम टू सेम 240 की भी वैल्यू वही है, दिख रहा है। ऐसे ही और कहाँ पे है 135 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है cos 225 के, हाँ या ना। ऐसे ही 150 की जो वैल्यू है 210 के बराबर है, हाँ या ना। अब देखो cos 120 की वैल्यू दिख गई -1/2, समझ में आ रहा है।
अब याद कर लोगे क्योंकि क्वेश्चन फंसा था। ठीक है, तो मैं यहाँ से मिटा दूँ अब। ठीक, खाली हो गया, लेकिन 360 तक नहीं लिखने वाले हैं, बाकी आप करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर कहाँ से गया भाई? हाँ ठीक तो है, 2f स्क्वायर ठीक था, भूल गया हूँ मैं। 2f स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया यहाँ पे 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, क्या आ गया f स्क्वायर, और आंसर क्या मिल गया f, मिल गया कि नहीं मिल गया? यानी क्या मिल गया f। तो इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है? 20 से ही निकलेगा, कितने पे निकलेगा 60 पे, यानी इधर की ओर कितना लग रहा है f। यस और नो? तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम को चेंज करूँ तो मैं यहाँ पे पकड़ूंगा क्या? मैं यहाँ पे ये पकड़ूंगा कि ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है f। और देखो ऊपर की ओर भी एक अब बॉडी थी, अब उस बॉडी को लेके आओ। ये बॉडी है स्मॉल m, वो कितने दूरी पे प्लेस है? x दूरी पर। तो इसके बीच में फिर फोर्स कितना लगेगा? F ही लगने वाला है, हाँ या ना? लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की ओर, हाँ या ना? अरे भाई देखो फिर से यम स्मॉल m और कैपिटल M, तो स्मॉल m कैपिटल M के बीच में फोर्स कितना लगता है सर? ये यही तो लगता है। देखो एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर थी, तो एफ सी की भी वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू एफ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, इसको पुट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल दूंगा कि अब यहाँ से डायग्राम मेरा चेंज होकर डायरेक्टली ये आ चुका है कि इस कैपिटल एम पे एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है एफ, और एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है एफ। ठीक है, अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अब यहाँ से फिर नेट निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो? 180 आएगा, हाँ या ना? 180 डिग्री बना, अपोजिट है, तो उस कंडीशन में क्या बोलूँगा? घटा दो, सीधा सीधा नेट क्या निकलेगा? a माइनस बी, मैंने कल बताया था कंक्लूजन में। तो यानी नेट फोर्स क्या आ गया? नेट फोर्स f माइनस एफ होगा, और f माइनस एफ मतलब 0, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर इस सेंटर ऑफ मास पे प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, और जब यहाँ पे आप पकड़ लिए तो इसी के ऊपर हम नेक्स्ट फिनोमेना या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कल नेक्स्ट क्लास के अंदर मूव करेंगे, मतलब इसके बारे में बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास के पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको समराइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स, लेकिन अगर डाउट हो तो बता दीजिएगा।